कि अडानी आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जा नहीं सकते, तो मामला दर्ज है। तो फिर ये सारे मामले खुलेंगे, सारे भेद खुलेंगे, सारे रहस्य खुलेंगे मित्र के, और मित्र की भागीदारी साझेदारी जो भी है वो भी खुलेगी। तो ये चेपना बहुत जरूरी था। अडानी एक चेहरा है, उसके पीछे कौन है, ये राज अगर सामने आ जाता है तो खेल ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये सारी कसरत है। अडानी के ऊपर सीधा सवाल पूछा गया, तो आप साहिब की बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो गांव का मुखिया अचानक उसके सामने एक बच्चा उठ के सवाल पूछता है सीधी तरह से, और एकदम उसका चेहरे पे बदलाव आता है, हाथ मुट्ठियां दबा लेता है, गुस्सा करता है, और उसको समझ में आता है कि मैं गांव में नहीं अमेरिका में हूँ। वो वाला चेहरा हो गया। मैंने अब 23 साल में गुजरात में और 11 साल से हिंदुस्तान में मुझे ऐसे पूछने का मौका नहीं दिया। आज यहाँ तो अमेरिका में वो जाते हैं तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र का नियम है, आप आए हैं तो आपको करनी पड़ेगी। ये आरएसएस का खासियत है, ये दबंगों के सामने दबते हैं और दुर्बलों को दबाते हैं। कि इस दौरे से भारत की जनता को क्या मिला अमेरिका की तरफ से, कौन सी नई टेक्नोलॉजी ये ला रहे हैं, कौन सी नई यूनिवर्सिटीज ला रहे हैं, कौन से नए एफडीआई हो रहा है, कौन से टेरिफ ट्रम्प कम कर रहा है हमारे लिए, कौन सी सहूलियत हमारे व्यापार को दे रहा है, कौन से H1B वीजा बढ़ा रहा है, किसको भारत के लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है, क्या भारत के लोगों को रिस्पेक्ट के साथ भेजेंगे क्या। तो ये इनमें से क्या किया मोदी। उनके सामने एलोन मस्क आया, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड थी, 3-4 बच्चे थे, और एक गर्लफ्रेंड की फ्रेंड आई, वो सामने बैठे खेले और चले गए। उनको ये क्या मस्खरे थे हमारे जो बहलाने के लिए गए थे एलोन मस्क के बच्चों को, नहीं ना। और मुझे तो लगता है कि लेफ्ट लिबरल सेंट्रिस्ट ये सारी भेद भूल जाओ। एक भारतीय आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि आप जो महान भारत का सपना देख रहे हैं, ये है क्या वो। अगर ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी, तो आपकी सबसे कमजोर उपलब्धि कितनी बकवास होगी। दर्शकों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जब हम इस एपिसोड को शूट कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए में मौजूद हैं। वहाँ पर उन्होंने 2-3 चीज़ें कही। एक तो कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा, एक कहा मेक इंडिया ग्रेट अगेन मीगा, और एक उन्होंने कहा कि एक मेगा पार्टनरशिप है इन दोनों देशों के बीच में। उस सब के बीच में आज जो हमारे मेहमान हैं राजू परुलेकर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजू सर ने कहा कि हमें एक बातचीत करनी चाहिए जिसका उन्होंने कहा कि नाम रखना चाहिए मेक अडानी ग्रेट अगेन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मागा पे ही करने वाले हैं, लेकिन वो मागा में अमेरिका को हमने अडानी से बदल दिया। क्यों उन्होंने कहा कि इसे ऐसा बातचीत करना चाहिए, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है इंडिया, यूएस और अडानी के बीच में, आज के इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। राजू सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हमारी बात हुई, आपने कहा कि नाम रखना चाहिए मेक अडानी ग्रेट अगेन। प्रधानमंत्री तो जब उनसे पूछा भी गया कि क्या ट्रंप और मोदी ने अडानी के मुद्दे पर बात की, तो उन्होंने कहा ये तो एक व्यक्तिगत मामला है, इस पर 2 देश के लोग बात नहीं करेंगे, और आप कह रहे हैं मेक अडानी ग्रेट अगेन। क्यों आपको लगता है कि ऐसा टॉपिक का नाम रखा है? देखिए, देश के इतने सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, दुनिया के इतने सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, बंदरगाह, कोयले की खदानें, सारी चीज़ें जिस आदमी के हाथ में मोदी जी ने सौंपी है, उस आदमी को व्यक्तिगत कहना, उसके भ्रष्टाचार को, उसके क्राइम्स को, उसकी दुनिया भर की जो थू हो रही है भारत की, उसकी वजह से उसको व्यक्तिगत कहना एक मुझे लगता है उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो दोनों साथी है एक दूसरे के, लेकिन देश के लिए वो व्यक्तिगत नहीं है। 2 देश के नेता जब बात करते हैं तो जो बुक किया जाता है बहुत बड़े क्रिमिनल्स दोनों देशों में, उनके बारे में भी बातचीत होती है, और स्पेशली बिजनेस रिलेटेड अगर हो तो बहुत ज़रूर बातचीत होती है। बेसिकली ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, तो वो बिज़नेस जानते हैं, और मोदी जी के मित्र बिजनेसमैन बनाने की मोदी जी निरंतर 23 साल से कोशिश कर रहे हैं अडानी को। तो वो पायदान में ऊपर पहुंच गए थे फोर्ब्स लिस्ट में, लेकिन वो भारत की संपत्ति थी, उनकी खुद की नहीं। खैर, लेकिन उनकी जो बहुत बड़े घोटाले बाहर आ गए हैं, तो उसके बाद एक अमेरिका में उन्होंने ब्राइबरी का मामला हुआ है, और सिर्फ ब्राइबरी का मामला नहीं, उन्होंने बहुत सारे मामले उसमें दर्ज हैं। और हालांकि एनडीटीवी जो अडानी का खुद का ही चैनल है, उन्हीं ने खरीदा है, उस पर न्यूज़ भी चली थी
कि ट्रंप ने वो कानून माफ़ कर दिया, निकाल दिया है, वो अब कानून नहीं Hold पे रहा रखा। जिस पे पॉज किया है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो फॉरेन लोगों के लिए, यानी जो फॉरेन सिटीजन्स हैं उनके लिए लागू नहीं है। तो वो मामला अभी भी जारी है। और अन्य कई मामले हैं जिसमें ट्रंप साहब को भी इसमें दखल देना बहुत मुश्किल है अमेरिकन सिस्टम को देखते हुए। तो कुल मिला के एक मोदी जी की जो स्टाइल है सेटिंग वाली, 23 साल से चलती आ रही, मोदी, अडानी, उनके साथी शाह और ये लोग जो सेटिंग, डराना, धमकाना और मॉब बॉस की तरह हैंडल करना गवर्नमेंट मशीनरी को, तो ये जो मामला है तो उसको आप तो यहाँ तो सेट कर नहीं सकते, आपको जाना तो वही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर जी जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था ट्रंप के, तो शी जिनपिंग जी को बुलाया था उन्होंने। शी जिनपिंग जी गए नहीं थे, लेकिन जयशंकर जी निरंतर कोशिश करते रहे कि मोदी जी को इनविटेशन आ जाए। मोदी जी को कोई इनविटेशन नहीं आया। उससे संसद में भी मामला उठा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, उनको ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते नहीं हैं। वो तो मालदीव के अध्यक्ष की शपथ ग्रहण में गए थे, तो अमेरिका के तो बुलाते तो स्वाभाविक रूप से नहीं क्या जाते, लेकिन बुलाया नहीं। और जब सरकास्टिकली ट्रंप साहब मिले इनको, मोदी जी को कल, तो कहा कि वी मिस यू। तो आप बुलाते भी नहीं हो और सबके सामने वी मिस यू कहते हो, तो ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लेकिन मोदी जी ने हमेशा की तरह ऐसा जब होता है और सामने वाला ज़्यादा दबंग हो बड़ा, तो मोदी जी हंसकर मार लेते हैं। अगर नहीं हो तो यहाँ के आदमी दुर्बल होते हैं बेचारे, उनके नागरिक है जिन्होंने उनको वोट बनाकर बनाया उनकी लाइफ, उनको दबा देते हैं, कुचल देते हैं या एजेंसीज पीछे लगाते हैं जी। तो ये जो मामला है मोदी जी का, जो शपथ ग्रहण करेंगे, फिर इतने जल्दी से किसी अध्यक्ष को मिलने के लिए उनको बेकरारी, तड़प, जो सारी चीज़ें थी, वो क्या अंदाज ऐसा लगाया जा रहा था कि अडानी के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि अडानी को बचाया नहीं गया। अगर अडानी को वहाँ बुक किया गया, वैसे भी अडानी आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जा नहीं सकते, तो मामला दर्ज है। तो फिर ये सारे मामले खुलेंगे, सारे भेद खुलेंगे, सारे रहस्य खुलेंगे मित्र के, और मित्र की भागीदारी, साझेदारी जो भी है वो भी खुलेगी। तो ये चेपना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है हम दर्शकों को पहले मामले के बारे में थोड़ा सा सर मैं बता देता हूँ। दर्शकों, 20 नवंबर को यूएस ने गौतम अडानी, उनके जो नेफ्यू हैं सागर अडानी, उनके खिलाफ फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट FCPA के तहत मामला दर्ज किया। ये तब किया गया जब न्यूयॉर्क के ग्रैंड जूरी ने ये बात माना कि अडानी ग्रुप ने, ये न्यूयॉर्क के ग्रैंड जूरी ने माना था कि इन्होंने भारतीय सरकार को घूस दिया था, ब्राइब दिया था यूएस का जो इन्वेस्टर्स है उसके पैसे से ज़रिए, और इसके ज़रिए इन्होंने इंडिया में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है उसको हासिल किया था। तो और FCPA के तहत आप ये कर नहीं सकते, इसलिए इन दोनों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। अरेस्ट वारंट उस समय इशू किया गया था गौतम अडानी और उनके जो नेफ्यू हैं सागर अडानी के खिलाफ। और जैसे कि मैंने कहा, ये इसलिए किया गया था क्योंकि 2021 में बॉन्ड्स के ज़रिए अडानी ग्रुप ने यूएस सिटीजन से $175 मिलियन जो है वो रेस किया था। और FCPA कहता है कि अगर यूएस सिटीजन का पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी दूसरे देश के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल किसी देश में कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए, घूस देने के लिए नहीं कर सकते। इसलिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया। हालांकि नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे से पहले ही इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने होल्ड लगाया है, कम से कम अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। फिलहाल ये दूसरे देश के सिटीजन्स के लिए लागू नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकन सिटीजन्स को इसका एक तरीके से राहत मिलेगी तो ये माना जा रहा है कि शायद अडानी और बाकी लोगों को भी मिलेगा। और राजू सर वही कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी गए थे तो मेक अडानी ग्रेट अगेन के लिए गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई हो। लेकिन वो तो सर, एक तो बात आप देखिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी वजह है कि किसी बिजनेसमैन की बात नहीं है, वो ये ओलिगार्क है और वो भिन्न नहीं है। दोनों में कोई द्वैत नहीं है मोदी जी और अडानी में, इसलिए ये समस्या हो रही है। वरना किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे कि किसान कुछ मर गए और सत्यपाल मलिक साहब ने कोट कहा था कि मोदी जी को जब बताया गया तो मोदी जी ने पूछा था कि वो मेरे लिए मरे क्या। तो ऐसी अपने नागरिकों के, अपने किसानों के प्रति जो जिसकी फीलिंग है, उनके लिए एक बिजनेसमैन स्पेयर करना कौन सी बड़ी बात है, वो उनके लिए स्पेयर कर सके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम अलग है। अडानी एक चेहरा है, उसके पीछे कौन है, ये राज अगर सामने आ जाता है
तो खेल ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये सारी कसरत है। और आप उसके आगे जाकर मैं आपका जवाब देता हूँ मूल सवाल का। मुझे कोई शौक नहीं है मेक अडानी ग्रेट अगेन कहने का। कोई भारत का प्रधानमंत्री गया है विदेश तो उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ही करना चाहिए हमको। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को भारत की जनता को क्या मिला इस दौरे से, उसका जवाब देना चाहिए। तो क्या मिला? हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन किए, हमने बहुत सारा ये किया। तो अंततः आपको पता चलता है ये प्रोजेक्ट सारे पावर प्रोजेक्ट्स है, वो अडानी को, बाकी देशों के साथ जब भी होता है जो मिलिट्री के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अनिल अंबानी होता है, फिर अडानी होता है, ये सारी चीज़ें होती रही है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का भारत की जनता को कोई फायदा नहीं है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही है, एफडीआई तो। और डॉलर रुपीस का तो आप देख रहे हैं, रोज डॉलर इंडिया खर्च करके, डॉलर बेच के रुपी को कंट्रोल में रख रहा है। 88 जाने नहीं दे रहा है, वो तो 100 तक जाएगा। कितना खर्च करेंगे? तो बात यह है कि ऐसी स्थिति में, हालात में, नाजुक हालात में भारत की स्थिति, अर्थ स्थिति, दुनिया की अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने जो उथल पुथल अमेरिका में और विदेश में मचाई है, जियोपॉलिटिक्स पूरा बदल गया है दुनिया का। और जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए, दुश्मन दोस्त हो गए, ये सारी चीज़ें हो रही है। इसमें भारत का कोई स्थान, या आप तो विश्वगुरु बोलने के लिए आपको कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप तो राखी बांधने के लिए गए थे विश्व बहन बनकर, तो कि हमारी रक्षा करो। तो ये बात जो है वो दिखाई दी और इससे दिखाई दी कि आपने F-35 खरीदे अमेरिका से। अब F-35 आपको काहे के लिए चाहिए? मैं तो एक पूछता हूँ कि अभी राफेल खरीदे और इजराइल में जाके वहाँ के खरीदे, रशिया में जाके, तो ये क्या क्विड प्रो क्यों है? आप हमारे बारे में बात मत करो, चाहिए इतने हम हथियार खरीदेंगे। तो ये भी एक तरीका है। अब आप मुझे बताइए, अभी भारत एक न्यूक्लियर पावर है, हम चाइना से कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं अपनी सीमाओं को, और पाकिस्तान को अडानी ने तो सीमा को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट की लगाया। अब उसके ऊपर गार्डियन ने आर्टिकल आया है। अब ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हमारा युद्ध होने वाला है और इतने सारे फाइटर जेट्स जाने वाले हैं? तो स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टमेंट, डेड इन्वेस्टमेंट अभी के लिए है, एक बात। दूसरी बात, अमेरिकन हथियार के लिए प्रॉब्लम यह था, जो सोवियत यूनियन के टाइम से था, इसलिए भारत सोवियत यूनियन से खरीदता था। अमेरिकन हथियार आप खरीदते हो तो उसका इस्तेमाल करने से पहले आपको अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, हाँ, तो ये जो सबसे बड़ी बात है वो बात है कि तो इसका मतलब आप अमेरिकन अलाय होकर ही काम कर सकते हो। अमेरिका के इच्छा के खिलाफ जाकर, विपरीत जाकर, जैसे कि इंदिरा जी ने किया था बांग्लादेश के टाइम में, तो वो आप नहीं कर सकते उन हथियार से। तो ऐसे हथियारों का उपयोग क्या है? एक, इतने बड़े पैमाने पे, जबकि आपके पास डॉलर की कमी है, आपके देश में इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी है, शिक्षा की प्रॉब्लम्स है, किसान मर रहा है, यहाँ पर कारखाने बंद हो रहे हैं, तब आप ये जाके ये क्या कर रहे हो? एक। दूसरा, ट्रम्प ने दूसरी बात कही कि टेरिफ बहुत है तो हम भी टेरिफ लगाएंगे। और मैं बोला कि अपमान, मैं आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन भारत बेचने के लिए बहुत मुश्किल देश है का मतलब सीधा था। वो धमकी दे रहे थे कि आप बेचने के लिए आसान करो अमेरिकन गुड्स, तो हमको टेरिफ कम करो, ताकि फिर डॉलर रुपये का कनेक्शन का पूरा हमने गवा दिया, वो भी मैटर। तीसरी बात तो फिर आई कि उन्होंने कहा तेल हमसे लेंगे। तो हम आज तक ईरान और रशिया से जो तेल लेते हैं वो सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। हालांकि हमें सस्ता नहीं मिलता, वो अडानी, अंबानी और इन लोगों को सस्ता मिलता है। और वो रशिया से लेके, अभी जो रशिया पे सैंक्शन थे तो यूरोप में बेच रहे थे, वो फायदा कमा रहे थे, मोटा मुनाफा कमा रहे थे, वो भी एक स्कैंडल है, लेकिन उस पर हम चर्चा आज नहीं करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं ये लोगों पे बोझ आएगा, टैक्स बढ़ेंगे, लोगों को महंगाई और बढ़ेगी। और फिर उन्होंने बांग्लादेश की बात जब कही तो उन्होंने, ट्रंप ने सीधा कहा कि डीप स्टेट, उन्होंने अपने अंदरूनी मामले में इनको पढ़ने नहीं दिया। इनके जो चेले चपाटे गए थे या गोदी मीडिया गया था, उन्होंने पूछा कि डीप स्टेट वगैरह, उनको लगा कि बाइडेन की, जैसे मोदी जी, नेहरू जी की, इंदिरा जी की जो निर्भत्सना करते हैं और गलत बात करते हैं उनके बारे में, वैसे बाइडेन के बारे में भी मोदी जी के सामने ट्रंप ने नहीं किया। जब उनको पूछा डीप स्टेट वाला उनका अंदरूनी मामला है, वो मोदी जी के सामने क्यों बोले? वो बोलेंगे हमारे कोई डीप स्टेट वगैरह नहीं है, 100 साल से इनका डीप स्टेट है, यानी आरएसएस की बात की उन्होंने। और कहा बांग्लादेश का मामला इनसे पूछिए। और कई सवाल तो ऐसे है कि जो मोदी जी को पूछे उनको समझ, बात करना नहीं, वो सच बनी, जवाब नहीं दे पा रहे थे, तब ट्रंप उसका जवाब दे रहे थे। और एक बात बताओ, जब अडानी के ऊपर सीधा सवाल पूछा गया तो आप साहिब की बॉडी लैंग्वेज देखिए,
वो गांव का मुखिया अचानक उसके सामने एक बच्चा उठ के सवाल पूछता है सीधी तरह से, और एकदम उसका चेहरे पे बदलाव आता है, हाथ मुट्ठियां दबा लेता है, गुस्सा करता है, और उसको समझ में आता है कि मैं गांव में नहीं अमेरिका में हूँ। वो वाला चेहरा हो गया, और उनके चेहरे की पूरा जो थोड़ी बहुत रौनक थी वो भी खत्म हो गई। तो स्वाभाविक रूप से वो दिखाई दे रहा था कि जो मैं बात करने आया हूँ इसने कैसे पूछा सबके सामने। मैंने अब 23 साल में गुजरात में और 11 साल से हिंदुस्तान में मुझे ऐसे पूछने से किसको पूछने का मौका नहीं दिया। आज यहाँ तो अमेरिका में वो जाते हैं तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र का नियम है, आप आए हैं तो आपको करनी पड़ेगी। ये आरएसएस का खासियत है, ये दबंगों के सामने दबते हैं और दुर्बलों को दबाते हैं। ये आरएसएस के हर स्वयंसेवक की खासियत है, ये मोदी जी की भी है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो उनकी प्रजा है ऐसा उनको लगता है, इसलिए उनको दबा रहे हैं, लेकिन वो उनसे दबंग है तो उनके सामने जाके झुक रहे हैं। गोरों के सामने उन्होंने ब्रिटिशों के सामने यही किया। ये पूरे स्वतंत्रता संग्राम में कहीं भी नहीं थे, इसकी वजह यही है। 100 साल मना रहे हैं और बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास नहीं है, इनके कोई नेता नहीं है, इनके कोई महात्मा नहीं है, इनके पास कोई नहीं है, तत्व फिलोसॉफी नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं, कुछ नहीं। नफरत नफरत और नफरत, दूसरों को दुर्बलों को दबाना और सबलों के सामने पूरी तरह से आप उसको झुकने के लिए कहो तो रेंगना शुरू करना, यही इनका काम है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। और ट्रम्प तो व्यापारी है, जो भी है वो व्यापारी तो है ही। उन्होंने वो नस पकड़ी कमजोर कि उन्होंने समझा कि उनके 140 करोड़ लोगों का मार्केट है, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, और ट्रम्प की साइन है, वो एक किताब दे दी भेंट। तो उन्होंने ये नहीं लिखा मिस्टर मोदी यू आर ग्रेट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, तो सही करिए आप। तो भारत की 140 जनता का रिप्रेजेंटेटिव करके वो जाएगा, उसने चुनाव कैसे जीती है वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उनके लिए बस मार्केट है। तो उनका जो भी रिस्पेक्ट जैसा लगता है आपको, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से कुर्सी अमेरिका का अध्यक्ष खींचता है, जो नेतन्याहू के सामने भी करता है, सबका करता है, तो ये एक प्रोटोकॉल छोड़ा। तो ऐसी कोई, यानी किंग अब्दुल्ला जब आए थे, जॉर्डन के राजा, एक हफ्ता पहले यूएस में, तो उन्हें लेने के लिए बाहर आए थे ट्रम्प। नेतन्याहू आए थे तो उनको लेने के लिए बाहर आए थे ट्रम्प। लेकिन हालांकि दोनों एक पक्षधर नहीं, एक साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। एक गाजा पे दोनों के डिफरेंस है, जॉर्डन और इजराइल के, लेकिन दोनों को लेने के लिए ट्रम्प बाहर आए थे। इनको तो ऑफिस के स्टाफ ने रिसीव किया। तो बात यह है कि यह हिंदुस्तान का अपमान इधर एक तरफ, और दूसरी बात कोलंबिया और मेक्सिको, ग्वाटेमाला ऐसे जैसे कंट्रीज जो हैं वो, और मेक्सिको, अपना कनाडा भी कह रहा है लोगों को, कनाडा से तो इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनकी मैंने जिक्र किया, उनके अध्यक्ष ने बोला हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे, लेकिन वो इलीगल क्रिमिनल तो नहीं है, तो क्रिमिनल जैसा ट्रीट मत करो उनको। उन्होंने अपनी विमान भेजे और उनको लेकर आए विद रिस्पेक्ट। हाँ, उनकी मजबूरी थी, हालात बेकार थे, यहाँ रोजगार नहीं था, उन्होंने गलत जगह पैसा भर के वो गलत तरीके से गए, तो हमारे वो प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे, आप प्लीज भेजिए। यहाँ पर ट्रम्प शासन ने पहली बार हिंदुस्तान में, नेहरू जी से लेकर आज तक, भारत के लोगों को इस तरह से हथकड़ियां पहनाकर, किसी की हिम्मत नहीं हुई भेजने की, मिलिट्री प्लेन में, हाँ, और मिलिट्री प्लेन में, और वो अमृतसर में उतार रहे हैं, लेकिन उसमें 1/3 या 2/3 लोग गुजराती हुए, क्योंकि गुजरात मॉडल का फेल्यूर है वो। 33 लोग गुजराती। तो बात ये है सोहित भाई, कहने का मतलब है ये जो अपमान देश का है, उसके ऊपर लाल आंख दिखाने वाले इंदिरा जी या नेहरू जैसे स्टेट्समैन, वो जो जमाना था वो गुजर गया, और हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हैं जो हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी हिम्मत, हमारे देश की करेज जो है, हमारी ब्रेवरी जो है, हमारे पूर्वजों ने जो खून बहाया है आज़ादी के लिए, वो सारा एक व्यापारी मित्र के लिए महाशक्ति के सामने पूरी तरह से गिरवी रखे आज रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं किसी के सामने भी बात करने के लिए तैयार हूं, अगर बात से मामला सुलझता है तो, कि इस दौरे से भारत की जनता को क्या मिला अमेरिका की तरफ से। कौन सी नई टेक्नोलॉजी ये ला रहे हैं, कौन सी नई यूनिवर्सिटीज ला रहे हैं, कौन से नए एफडीआई हो रहा है, कौन से टेरिफ ट्रम्प कम कर रहा है हमारे लिए, कौन सी सहूलियत हमारे व्यापार को दे रहा है, कौन से H1B वीजा बढ़ा रहा है, किसको, भारत के लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है क्या, भारत के लोगों को रिस्पेक्ट के साथ भेजेंगे क्या। तो ये इनमें से क्या किया मोदी ने?
वो मोदी जी के साथ पूरा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का डेलीगेशन था और वो मोदी जी के साथ NSA के अधिकारी थे और एलॉन मस्क को बुलाया। उसके ऊपर आपने अमेरिका में देखिए वो पॉडकास्ट हुए हैं, कितना चर्चा कितनी विफल रही। वो बाद में देखा गया तो ये अपने सारे ऑफिशियल बैठे हुए, भारत का सम्मान के प्रतीक है ना ये सारे ऑफिसर्स, उनके सामने एलॉन मस्क आया, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड थी, 3-4 बच्चे थे और एक गर्लफ्रेंड की फ्रेंड आई, वो सामने बैठे खेले और चले गए। उनको ये क्या मस्खरे थे हमारे जो बहलाने के लिए गए थे एलॉन मस्क के बच्चों को? नहीं ना। तो ये सारी जो चीजें जो कभी नेहरू इंदिरा के साथ नहीं हुई, राजीव के साथ नहीं हुई, मनमोहन के साथ नहीं हुई, नरसिंह राव के साथ नहीं हुई, अटल जी के साथ नहीं हुई, तो ये पहली बार क्यों हो रहा है? ये आत्म चिंतन का विषय है। और मुझे तो लगता है कि लेफ्ट लिबरल सेंट्रिस्ट ये सारी भेद भूल जाओ। एक भारतीय RSS को भी सोचना चाहिए कि आप जो महान भारत का सपना देख रहे हैं ये है क्या वो? अगर ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी, तो आपकी सबसे कमजोर उपलब्धि कितनी बकवास होगी। ठीक, अब आप मुझे बताइए 2-3 चीज़ें। एक तो जब प्रधानमंत्री मोदी गए, उससे पहले ये हाथों में हथकड़ी वाली बात जो आई, तो क्या वो तो व्यक्तिगत मामला नहीं था? क्या आपको लगता है कि कम से कम हमने ट्विटर पर बात नहीं की, संसद में बात नहीं की? एस जयशंकर ने तो एक तरीके से जस्टिफाई करने की शुरुआत की कि 2009 से लोगों को भेजा जा रहा है, हालांकि ऐसे हथकड़ी में नहीं भेजे गए कभी। क्या प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया होगा कि आपको ऐसे लोगों को नहीं भेजना चाहिए था? नंबर 1। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने पूछा भी, क्या मोदी इतने ताकतवर हैं कि उनके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट को 6 महीने के लिए होल्ड पर डाल दिया, या इसके ज़रिए उन्होंने इंडिया में टैरिफ बढ़ाने की कोशिश की? किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी जी की ताकत के बारे में मैं क्या कहूँ। मोदी जी की जो भी ताकत है वो भारत है, भारत की जनता है, जिसको वो दुर्बल समझ के दबा रहे हैं और उनके पीछे सारा पुलिस स्टेट बना के रखा है, उनके मुंह को पट्टी बांध के रखी है उन्होंने, वही उनकी ताकत है। लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल करना वो जानते नहीं हैं। वो जाकर वहां पर जो पहले बात करते थे ना, मुख्यमंत्री थे, ला किए, वो कहाँ कर रहे? चाइना के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। अब जब 3 शक्तियां इकट्ठा होने की कोशिश कर रही हैं, ट्रम्प ने कोशिश की है, अब वो उनकी पहल है, वो भी एक अलग प्रॉब्लम है दुनिया के लिए, लेकिन उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। लेकिन वो रशिया के साथ हाथ मिला रहे हैं, चाइना को बीच में लेना चाहते हैं, चाइना को मिलना चाहते हैं। ऐसे में भारत कहाँ है? भारत की मजबूरी और दुर्बलता अमेरिका जान चुकी है, क्योंकि भारत के अंदर आजकर गांव बसाए अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने, इन्होंने उफ तक नहीं की। उसके ऊपर कांग्रेस के पवन खेला कहते हैं कि एस जयशंकर के बेटे को चाइना से फंड्स आते हैं। अब इसका कोई इनकार नहीं हुआ या उसका कोई खुलासा हुआ नहीं, और इतना बड़ा आरोप अगर कोई करता है तो कुछ बात होनी चाहिए, तो नहीं हुई, तो हुआ होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो सारी बातें जियोपॉलिटिकल जो उलटफेर हो रहा है, उसमें हम तो कहीं भी नहीं है कि हिंदुस्तान के नाते हम इकोनॉमी की माने तो आप समझिए इनकी ताकत की मैं बात बताता हूं। सोहित, जो फ्रांस में गए थे अमेरिका में जाने से पहले मोदी जी, वहां पर ट्रूडो थे जो कनाडा के अध्यक्ष रहे। कनाडा को अमेरिका ने धमकी दी तो कनाडा ने 51वें स्टेट बनने से इनकार कर दिया, जबकि कनाडा के पास कोई बड़ी मिलिट्री वगैरह नहीं है। लेकिन कनाडा आत्मनिर्भर और कनाडा जानता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो ट्रूडो थे, उन्होंने मोदी जी को सामने देखे, बिना देखे अनदेखा करके चले गए। वो ये ताकत है। जो कनाडा अमेरिका को ललकार रहा है वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। दूसरी बात, जब हम साझा अध्यक्षता कर रहे थे उस सम्मेलन की, तो फ्रांस के जो अध्यक्ष है वो हैंडशेक करते हैं, तो आप साझा अध्यक्ष होने के नाते आप हैंडशेक के हाथ नहीं कर सकते। ये बेसिक पॉइंट है। ये नहीं कि उन्होंने मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया, ये बात सही नहीं है। मोदी जी से हाथ मिलाना, वो जैसे कि आप होस्ट हो, मैं होस्ट हूं, तो हम दोनों थोड़ी हाथ मिलाएंगे। हम में से हर एक जाके जो लोग गेस्ट है उनसे हाथ मिलाएंगे, वो वाली बात थी उसमें। ये प्रोटोकॉल की बात है। ये यहां तक हमने गलतियां कर रहे हैं हम, तो हमारी ताकत कैसे दिखेगी आप बताइए। डोनाल्ड ट्रंप तो नरेंद्र मोदी के सामने बोले ब्रिक्स इज डेड। हाँ, वो तो 1000 बातें बोले, एक ब्रिक्स इज डेड बोले, डीप स्टेट पे 100 साल से आप चला रहे हैं, हम नहीं बोले, डीप स्टेट की बात की। उनको लगा, इनको क्या लगा, हम इंदिरा की और राजीव की और नेहरू जी की जो भर्त्सना करते हैं वैसे बाइडेन पे शुरू हो जाएंगे ट्रम्प। लेकिन उन्होंने अपना अंदरूनी मामला इनके सामने क्यों बोलना है? वो उनमें वो मिजाज है, यानी उनमें वो अभी
वो दमखम है। जिसमें दमखम है वो अपनी अंदरूनी बातें ऐसे दुनिया में जाके बोलता नहीं है। घर में शादी है और बाप के पास पैसा नहीं, ये नोटबंदी करके जापान में जाके बोलने वाले ये प्रधानमंत्री है। इनको हमारे अपने लोगों का दर्द, दुख और संवेदना कुछ भी नहीं है। उधर किसान मर रहे हैं 1 साल से, उनके प्रति उनको संवेदना नहीं है। मणिपुर जल रहा है, उनको संवेदना नहीं है। कहाँ से? देखिए ये सारी बातें क्या अमेरिकन एम्बेसी जो है वो बहुत इफिशिएंट एम्बेसी है और अमेरिका को सारे ये यानी जो मेल और ये सब जाते हैं ना, वायर जाते हैं ना, तो वो सारे में ये सारी इंफॉर्मेशन जाती रहती है। तो इनकी दुर्बलता, इनका बल जो भी है वो सब उनको मालूम है। उनको देखिए, मोदी जी अपने देश में अपने से दुर्बल लोगों को दबा रहे हैं, वो उनकी ताकत अगर आपको लगती है तो लगे। जब आप अपने से ताकतवर लोगों के सामने जाके युद्ध छेड़ते हो, जैसे इंदिरा जी ने पाकिस्तान और अब निक्सन के सामने एक छेड़ा था, तब आपको मैं मानता हूं कि आप बलशाली हो। निक्सन से मिलने से इनकार कर दिया था। मिलने से नहीं, 4 बार फोन नहीं लिया उन्होंने। इतना दम रखता हुआ, 7वां बेड़ा है या 70वां बेड़ा है, हम नहीं झुकेंगे। ये लाइन है यार, ये ऐतिहासिक लाइन है। ऐसा चाइना के बारे में नहीं बोल पाए मोदी जी, अमेरिका तो दूर की बात है। तो आप उनकी विश्व गुरु, ये सारी बातें जो प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजमेंट और अडानी के यानी हमारे ही पैसे से जो छपी है, उसके ऊपर आप बार बार लोग सवाल पूछते रहेंगे तो कितनी बार। और मैं आपको सोहित बताता हूं कि अडानी के मामले में आपने जो एक कहा कि अमेरिका में उन पे क्या आरोप लगे हैं वगैरह, हम अपने भारत के नागरिकों के सामने ये प्रोग्राम करते हैं और उनको ये अडानी पे क्या आरोप लगे हैं ये मालूम नहीं है, तो आप सिटीजन बनने के लायक नहीं हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके साथ क्या छल हो रहा है और आपका शत्रु कौन है। और इसके साथ ही साथ जब आरोप ये लगाए कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उन्होंने घूस दिया ये वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो एक व्यक्तिगत मामला कैसे बन जाता है? इस पर भी कोई नहीं, मोदी जी के लिए तो व्यक्तिगत है क्योंकि वो अडानी और अपने रिलेशन के बारे में बोल रहे थे। क्योंकि गलती से देखिए, आदमी जब गुस्सा और डर दोनों से बहुत भर जाता है तो वो सच भी बोल देता है, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल देता है। उन्होंने फट से बोल दिया कि वो पर्सनल मामला है या मेरा पर्सनल, तो उनको ये कहना था कि वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको मालूम है वो उनका पर्सनल मामला नहीं। अडानी अगर कल कह दे कि देखिए भाई, मेरा तो कोई पर्सनल मामला नहीं है, मैं फला का पर्सनल मामला संभाल रहा हूं, बस वहीं पे खत्म हो जाता है। इसलिए बोल नहीं पा रहे। अब क्योंकि हम अडानी पर बात कर रहे हैं, 1-2 चीज़ें यहाँ पर बात करनी ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे से पहले एक ऐलान किया गया कि 2 हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एक अहमदाबाद में और एक मुंबई में, अडानी और एक यूएस कंपनी साथ में आकर। और यह ऐलान ठीक उसी समय किया जाता है जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जाने वाले रहते हैं। मोदी के जाने से पहले ये वाला जो नियम है जिसको कई बार हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसको होल्ड पर रखा गया। उसके बाद हमने जो आपने हल्का जिक्र भी किया कि पाकिस्तान से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात की सरकार ने जो डिफेंस का इलाका है वहाँ पर अडानी को एक तरीके से कमर्शियली वो जगह दे दिया, जिसके डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर मिलिट्री के लोग भी विरोध करते हैं। तो इस सबको आप किस तरह से देखेंगे? क्या इसलिए हमने इसका नाम मेक अडानी ग्रेट अगेन रखा है? देखिए, ये एक ऐसी एक समस्या है जिसका समाधान मुझे लगता है कि भारत की जनता को अब ढूंढना चाहिए कि आपको हमारे पूर्वजों ने आज़ाद इसलिए नहीं किया था कि हम लोग अडानी और मोदी के गुलाम हो। तो हमको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। ये देखिए, इससे पहले जो भी सरकारें आई, अच्छी रही बुरी रही, मोदी से पहले, लेकिन हमने अपनी बात रखी और उनको कुछ, यानी हम बेसिकली सरकार का मतलब ये रहा कि स्टेट, नेशन नहीं, हमारा देश अलग है और सरकार अलग है, ये बात रखिए। देशभक्त तो वो भी होते हैं जो सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते। सरकार का घोर विरोध करने वाले लोग भी देशभक्त होते हैं और यही इससे पहले वाली सरकारों ने माना है और उनका रिस्पेक्ट किया है। इसलिए मोदी यहां तक पहुंच सके, इसलिए आरएसएस अपनी बिल्डिंगें बना सका, वरना वहीं पे उनकी फन को कुचल दिया जाता 1948 में, जबकि सरदार पटेल वही चाहते थे। लेकिन बात यह है कि अगर आपको विरोध का एक लफ्ज भी नहीं सुनना है तो आप बलवान के साथ करो, 2 हाथ। तो आप ट्रम्प के सामने बोलते कि हम टैरिफ रखेंगे
हम तेल आपसे नहीं लेंगे, सस्ता दीजिए तो ले लेंगे, ईरान और रशिया जैसा। कहते कि F-35 हम क्यों ले, हमको अच्छे और फाइटर प्लेन्स तो मिलते रहे, रशिया से मिलते हैं, इजराइल से मिलते हैं, और भी कहाँ से मिलते हैं। इजराइल से तो वही एक ही बात होगी, इजराइल से मिलते हैं तो अडानी बनाते हैं, लेकिन तो फ्रांस से मिलते हैं, यूरोप से मिलते हैं। तो बात यह है कि ये सब उनको कहने की जो उसके लिए एक वजन चाहिए ना, पर्सनालिटी में, बुद्धि में, आपके पूरे जीवन को एक आप इस तरह से बनाते हो जिसमें कंपैशन हो, अपने लोगों के प्रति एम्पैथी हो, और उनके संप्रभुता की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप पे आई है, इसकी आपकी जानकारी आपको हमेशा लड़ने के लिए तैयार रखती हो। ऐसा व्यक्ति वो होना चाहिए। ये वो व्यक्ति नहीं है, और ये व्यक्ति नहीं है, और उनको बनाया गया ये विश्व गुरु, आप कुछ भी बोलो यार, तो ये नहीं बनेंगे यार, नहीं बनेंगे। अब और ये मेक इंडिया ग्रेट अगेन का क्या मतलब हुआ यार? 11 साल से आप सत्ता में हो, आप कौन से आपने, यानी 11 साल आप फेल्योर है। अब आगे दूसरा प्रयोग करोगे, फिर एक बार नोटबंदी करो, फिर एक बार जीएसटी लगाओ, फिर एक बार लोगों को और निचोड़ो नींबू की तरह, अपने लोगों को, अपने ही लोग हैं। यानी 10 साल से आपने भिखारी ग्रेट नहीं बनाओ बनाया देश को। 10 साल से आपने देश को ग्रेट नहीं बनाया। हाँ, ग्रेट नहीं बनाया, एक्सेप्ट किया आपने ट्रम्प के सामने। और देखिए, आप बाइडेन आते हैं तो उधर हीरा देते हैं, फिर ट्रम्प आते हैं तो उनको डीप स्टेट पे बोलने के लिए अपने ही गोदी मीडिया साथ में ले जाते हैं। वो हालांकि वो बोलते नहीं, वो बात अलग है। ये एक फजीहत है, और ये हंसी हो रही है दुनिया में, और सिर्फ गोदी मीडिया छोड़ के किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही है। यानी जैसे कि उनको किताब भेज दी, तो ये तो प्रचलन है कि एक अध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर, दो हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो देते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट, मेमोर। तो किताब ही दी, और उसके ऊपर लिखा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट, और नीचे ट्रम्प साहब की साइन है। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की जगह वो लिख सकते थे मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, ताकि वो फॉर्मेलिटी है, उन्होंने दिखा दिया। जबकि ओबामा साहब ने यह बोला कि मनमोहन मेरे दोस्त थे। अब मोदी जी, मैं तुड़तुड़ाक बात करता हूं, उनका दोस्त हूं, ये सब बोलते हैं, वो उनसे आने दीजिए। अब मुझे बताता हूं कि ट्रम्प, इलॉन मस्क को पूछा गया 24 घंटा बाद में सवाल, तो उसको याद ही नहीं आ रहा था मोदी को मिला वो। याद है आपको, मालूम है आपको इस बात को? सवाल पूछा तो अचानक उसको याद ही नहीं आया, क्योंकि इलॉन मस्क मींस बिजनेस, उसको अपना बहुत बड़ी है वहां पर। और दूसरा, वो कितना गंभीर था उस मीटिंग के बारे में, वो जिनको साथ में लेके गया उससे पता चलता है। वो कंपनी के CFO, CEO, उनको साथ नहीं लेके गया, बच्चे को, हाँ, बच्चों को लेके गया। तो वो गंभीरता, और हम पूरा डेलीगेशन बैठा है यार, मजाक हो गया भारत दुनिया के सामने। ऐसा कोई देश का नेता, यानी कि ट्रूडो जाए या दूसरे देश का किसी भी नेता जाए, स्टेट्समैन जाए, कोई डिप्लोमेट जाए, उसके साथ पूरा दल बैठा हो और ऐसे बच्चे लेकर आए, करके दिखाए इलॉन मस्क यूरोप के देशों के साथ या किसी भी देश के साथ, नहीं करे पाएगा। लेकिन ये मोदी जी के साथ चलते, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि इलॉन मस्क ही एक जरिया है जिसके जरिए हम ट्रम्प को कन्विंस कर सकते हैं कि अडानी जी को छोड़ दिए, मेक अडानी ग्रेट अगेन। तो अब उनको सबको संभालना पड़ेगा, जो और कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन पब्लिक। था कि इस बैठक का भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपको लग रहा है टैरिफ और बढ़ेगा? क्या अभी हम पर और दबाव बनेगा? डॉलर ऑलमोस्ट 88 तो आपको क्या लगा कि ट्रम्प जो कनाडा और यूरोप जैसे अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ रहे हैं, चाइना से तो अलग है, वो उनका अलग रिलेशन है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, वहां इंडिया को क्या वो महात्मा बन के आए हैं? वो आप माय फ्रेंड डोलान कहने से आपके फ्रेंड नहीं बन जाते। फ्रेंड का मतलब, देखिए पॉलिटिक्स में फ्रेंड का कुछ मतलब नहीं होता। आप व्यवहारिक रूप से जो आपको मिलता है, आपके देश को मिलता है, वही आपका फायदा है, और वो जो नहीं मिलता वो नुकसान है। तो यहाँ फायदा नुकसान की बात हो रही, नफे नुकसान की हो रही। ट्रम्प जब नहीं थे सत्ता में और उन पे केसेस चल रहे थे और बाइडेन को मिलने मोदी जी गए थे, तो तब ट्रम्प को क्यों नहीं मिलेगा अगर इतने फ्रेंड है तो? ये भी ट्रम्प ने सोचा है, ये भी ट्रम्प ने सोचा है कि तब ट्रम्प ने ये कहा था, वो फेलानी चल रहे थे, उनके केसेस चल रहे थे, वो कोर्ट में जा रहे थे, तो मोदी जी को लगा कि ये यार गड़बड़ हो जाएगी बाइडेन के साथ। तो फिर उन्होंने ये माना कि अगली बार ट्रम्प सरकार उन्होंने छोड़ दिया, और जबकि ट्रम्प चाहते थे मैं मोदी जी को मिलना चाहता हूं, ऐसा बोले थे, क्योंकि वो अध्यक्ष नहीं थे तब। आधिकारिक रूप से बयान आया कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। तब मिलते इतने दोस्त, तो हिम्मत होनी चाहिए यार, मेरे यार है तो यार है। अडानी
जब से मोदी जी गुजरात में इतना संघर्ष कर रहे थे तब से यारी निभाई है उसने, इसलिए आज खा रहा है। तो अडानी जी से ये तो सीखें यारी निभाना। तो ट्रम्प अगर यार है तो 4 साल जब बाइडेन सत्ता में थे तब ट्रम्प की यारी करते। अब तो ट्रम्प के सामने दुनिया झुक रही है, तब आप तो वहां जाएंगे ही, झुकेंगे ही। तो आपने कोई बड़ा तीर मार के नहीं आया। आपके देखिए वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे एड छपी है और वो भक्त लोग उसी एड को दिखा के कह रहे हैं कि देखो फ्रंट पेज पे मोदी जी का आर्टिकल आया है। इससे पहले प्रधानमंत्रियों ने भारत के टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से नाश नहीं किया था। और ये बात पूरी 100% सच है। एडवर्टाइजमेंट देते नहीं है, क्या देते हैं, सरकारी आधिकारिक रूप से एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लेकिन जो करार हुए हैं, जो भी ट्रीटी हुई है, गले लगना, पप्पी देना, झप्पी देना, ये सारी चीजों को कोई मायने नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसके ऊपर आपको मैं एक किताब बोलता हूं, हिटलर को चेकोस्लोवाकिया, चैम्बरलेन और दलादिये और मुसोलिनी ने मिलकर दे दिया डर के 1938 में। उसके ऊपर अपीजमेंट नाम की एक किताब है, वो आप पढ़िए। तो मोदी जी जो करते हैं ना वहां जाकर, उसका आपको खुलासा पूरा हो जाएगा और उसके परिणाम जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसका भी खुलासा हो जाएगा। उसका भारत क्या बाद में भुगतेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ये आपके लाइब्रेरी में मैंने वो किताब देखी। दर्शकों को बाद में हम आपकी लाइब्रेरी का भी कोई एक तस्वीर दिखाएंगे कभी तो, कि राजू सर कितनी किताबें पढ़ते हैं। लेकिन अब इसके आगे होगा क्या? जो अमेरिका चाहेगा उसी के आधार पर भारत को चलना पड़ेगा? क्या अदानी के लिए ही सारी डील्स होती रहेंगी, या इसके ऊपर भी आगे जाकर कभी ना कभी ये रुकेगा कैसे? अब हम इतना बात कर चुके हैं, लोगों को हम मायूस नहीं करना चाहते, लेकिन इसे रोकेंगे कैसे? ये रुकेगा कैसे? चुनाव आयोग से शुरुआत होगी। चुनाव आयोग को ट्रांसपेरेंट करना और लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना, ये पहला कदम है और वो विपक्ष और जनता को मिलकर करना चाहिए। जिस दिन चुनाव, मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम से हो या बैलेट बॉक्स से हो, यहां तक भी नहीं जाता मैं ये कहता हूं कि पूरा ट्रांसपेरेंट चुनाव आयोग को करना मजबूर करे विपक्ष और जनता। उस दिन से 24-48 घंटे में बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीतेगी। अच्छा, ईवीएम एक कंपोनेंट है, ये माल प्रैक्टिसेस और मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन है, उसमें ईवीएम एक कंपोनेंट है। 5 तरह से वो मैनिपुलेशन किया जाता है। वोटर की लिस्ट बढ़ा के, काट के, जाने को नहीं दिया जाता है। ये सारी जो हेट स्पीच उसमें आते हैं, जो नफरती स्पीच, और प्रधानमंत्री अपने संसाधनों के उपयोग करते हैं, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग, ये सारी जो चीजें हैं वो अगर चुनाव आयोग इसको पूरी तरह से नकेल कस दे और जब चुनाव के टाइम में लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए तो एक दिन 24 घंटा बीजेपी कभी जीतेगी नहीं। अच्छा, ठीक। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, हमने पूरे यूएस और भारत के रिश्ते, यूएस और भारत के रिश्तों के बीच में जिस तरह से सवाल उठा। और राजू सर, एक सवाल इससे रिलेटेड मुझे पूछना था। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं। पहले हमने देखा है जो बाइडेन के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब उनसे मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, नफरत फैल रहा है, उस पर सवाल पूछा गया, तब भी उन्होंने कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम डेमोक्रेटिक हैं। अब जब उनसे अदानी के ऊपर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आप इस लोकतंत्र में तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं, लेकिन विदेश में जाकर आपको जब बात करना पड़ता है, और केवल यूएस में जाकर ही आप बात कर रहे हैं, उसमें भी जब आपसे सवाल पूछा जाता है आप उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। ये क्या दर्शाता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कब से कि दुर्बल को दबाना, यानी यहाँ की संस्थाओं को, वो प्रधानमंत्री पद पे जो ट्रस्टीशिप है, लोगों की ट्रस्टीशिप है, आप ऐसे दबा नहीं सकते लोकतंत्र में। लेकिन दबाकर वो दुर्बल को कुचलना चाहते हैं, उसकी आवाज़ बंद करना चाहते हैं, अपने मुल्क की, अपने आवाम को, आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। और वहाँ पर ये उपलब्ध नहीं हो सकता उनको। यहाँ पर, वहाँ पर जाकर वो बड़ी ताकत है, अमेरिका हो या किसी भी विदेश में, तो वहाँ पर जो रूल्स बने हैं लोकतंत्र के, उसके हिसाब से उनके अध्यक्ष को भी चलना पड़ता है, आपको भी चलना है। तो वहाँ आप अपने टर्म्स पे नहीं चल सकते। देखिए, जो आदमी सचमुच बड़ा हो ना, उसको ये होना चाहिए कि मेरी जो, देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। तो हम गुलाम थे, गांधी जी सिर्फ पंचा पे रहते थे और वो पंचा को ऊपर तक लेते थे, चप्पल पहनते थे और हाथ में काठी थी, लाठी थी उनके, बराबर। वो यहाँ पर ड्रेस था। राजा के सामने प्रोटोकॉल तोड़ के वही ड्रेस पहन के वो गए, इंग्लैंड के राजा जिसके हम गुलाम थे। तो उनके सामने मीटिंग में वो बैठे और बाहर आने के बाद पत्रकारों ने पूछा कि राजा के सामने आपने ये ड्रेस यही पहनी, आधे नंगे रहे? तो उन्होंने कहा, मेरे
हिस्से के मेरे हिस्से के भी कपड़े जो है वो राजा ने पहन लिए थे। तो ये हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपको जो देश में करते हैं वही आप दबंगाई करके दिखाइए वहां जाकर। मैं नहीं लूंगा क्वेश्चन, करते हैं अगर नहीं है तो आप देश के आप आवाज को बंद नहीं करना चाहिए आपको। मैं ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं कि इतनी प्रतिष्ठा होने के बाद, यानी हथकड़ियां, देखिए एक देवयानी खोब्रागडे जी थी जिनको, जो हमारी विदेश मंत्रालय की अधिकारी थी यूएस में, 2012 की बात है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनको हथकड़ियां लगाई गई। कुछ उनका एक्चुअली वो आपराधिक मामला था एक्चुअली, लेकिन चूंकि वो राजनीतिक मामला है, वो शी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट, तो वो मामला बनता था। तो वहां यहाँ पर दाना पानी बंद कर दिया था एम्बेसी का, पूरा चौकी हटा दी थी, सिक्योरिटी निकाल दी थी। तो अमेरिका हिल गया। तो देवयानी खोब्रागडे को वापस भेज दिया उन्होंने फौरन और रिस्पेक्ट के साथ। और आज भी वो मंत्रालय में काम करते हैं, रामदास अठावले के, तो केंद्रीय मंत्रालय में। तो बात यह है कि ये होता है, बिना बोले आप दबंगाई दिखाते हैं, अपने देश की संप्रभुता, अपने देश की महानता और अपने देश की जो चरित्र है उसकी रक्षा करना। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सारा अडानी की चरित्र, अडानी की संपत्ति और अडानी की रक्षा, यही पे उनका कंसंट्रेशन है और उसीलिए वो सारी काम करते हैं। जिस देश में जाते हैं वहां से अडानी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, या तो अनिल अंबानी को कर्जे से। आज वो बैंकों की जो हालत हो गई है, वो उनके जो मित्र हैं 10-5, उनकी कर्जे माफ करते करते हमारे पूरे जेब खाली कर दी उन्होंने। तो ये जो अपने लोगों को निचोड़ना है, दुर्बल को दबाना है, दलित, मुस्लिम और गरीब को कुचलते रहना है, दुर्बल को दबाना है, ये जो संघी मानसिकता है। और बाहर जाके आप सफेद गोरे दिखे तो ब्रिटिश दिखे तो उनके पैर छूना है, फिर अमेरिकन आप बलशाली है तो उनके पैर छूना है, चाइना को लाल आंख से छोड़िए, चाइना अंदर आके उनके नाम बदल दिए गाँव के तो भी आप बात नहीं कर पाए। तो ये जो है ये कायरता दिखाता है, ये कोई शूरता नहीं दिखाता है। शूरता वो होती है जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पे चढ़ गए लेकिन अपने देश की गीत गाते गए। ये एक इस्तीफा नहीं दे सकते अपने देश के लिए। ये देश के भले के लिए मोदी सबसे बेस्ट चीज कोई कर सकते हैं तो वो इस्तीफा दे देते हैं। बिल्कुल। दर्शकों देखिए, हमने इसकी शुरुआत कहाँ से की और ख़त्म कहाँ पर हुई। दो तरीके के उदाहरण राजू सर ने दिए। एक तरफ हमारे यहाँ पर ना केवल मिलिट्री प्लेन लैंड होते हैं, हमारे लोगों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ बांध कर लाया जाता है, और हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे नेता हैं, वो उफ तक नहीं करते, जबकि दुनिया भर के कई देश के नेताओं ने इसके ऊपर बातचीत की, कड़ी निंदा की। इसके बाद जब वो बाहर जाते हैं, जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब उनसे मुसलमानों पर सवाल पूछा गया, इस बार उनसे अदानी पर सवाल पूछा गया। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने कह रहे हैं कि ब्रिक्स इज़ डेड, जिसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है उसमें। उसके अलावा तमाम चीज़ों पर वो सामने सामने कई सारी चीज़ें कहते हैं और हमारा देश चुप रह जाता है। तो क्या ये जो सफ़र था या ये जो दौरा था वो भारत के लिए था या फिर अपने एक करीबी दोस्त को बचाने के लिए था? यही सवाल है। और क्या इसी के चलते जब बेड़ियों और हथकड़ियों में हमारे देश को लोगों को लाया गया, क्या इसलिए हमारे देश के नेता चुप थे क्योंकि एक बहुत करीबी दोस्त के मामले को रफा दफा करना था? ये एक अहम सवाल है। इसके साथ ही साथ जैसे कि राजू सर ने कहा, इलॉन मस्क हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने अपने बच्चों को लेकर आता है, वो बच्चे खेलते रहते हैं। ये क्या दर्शाता है? क्या वो ऐसा किसी दूसरे देश के नेताओं के सामने भी करेंगे? नहीं, एक आधिकारिक मीटिंग में, एक आधिकारिक पूरी नहीं। अच्छा है कि आप अपने परिवार, उनका परिवार, आप पुराने दोस्त मिले हैं, आपको, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर भी। लेकिन आप जब एक अधिकारियों के साथ बैठे हों, वो एलन मस्क अगर बच्चों को लेके आता है तो भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सामने एलन मस्क कौन है? भले दुनिया के अमीर आदमी हो लेकिन इंसान ही है ना, हमारे जैसे हैं, 2 हाथ 2 पैर वगैरह। तो भारत के प्रधानमंत्री कह सकते हैं ये इस तरह से नहीं होगा, हमारा फॉर्मल मीटिंग है, फॉर्मल। क्या इंदिरा के सामने ऐसे एलन मस्क जा सकते थे? संघ के लोग बताएं हमें, इंदिरा के सामने ऐसे निक्सन जाते कि निक्सन के कोई ओलिगार्क मित्र जाते कि फोर्ड, समझ लिए उस टाइम में फोर्ड थे, तो फोर्ड अपने बच्चों को लेके जाते और इंदिरा ऐसे एंटरटेन करती? इंदिरा जी करती एंटरटेन? नहीं करती। बिल्कुल। भारत की रक्षा और भारत की प्रभुता और सम्मान का रक्षा प्रधानमंत्री का पहला और आखिरी कर्तव्य है, और उसको पूरा करने में मोदी जी निरंतर 11 साल असफल रहे हैं। और क्या इसकी वजह उनके करीबी दोस्त हैं? यही हमारा सवाल था और इसी के ऊपर हमने चर्चा की।
आपको ये चर्चा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम हर एक कमेंट सेक्शन को पढ़ते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई सवाल होंगे तो वो भी आप बताइएगा, जो अगले हम जब मुलाकात करेंगे उसमें सवाल पूछेंगे। राजू सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। बहुत लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे कि राजू सर के साथ बहुत समय हो गया, शायद दिसंबर में हमने आखिरी वीडियो जो है हमारे चैनल पर पोस्ट किया था, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक के बाद एक मैं आपको बता दूं, हमने एक सीरीज हम थोड़ी मन की बात करते हैं हर हफ्ते। बिल्कुल, हम मन की बात नहीं करते, हम टैक्स पेयर के पैसे भी नहीं लेते। जो कर रहे हैं अपने पैसे से कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, हमारे विचारों के लिए कर रहे हैं, और इसलिए हमने इस वीडियो को किया। राजू सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। और दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसे कोई वीडियोज़ लाएँ उसकी जानकारी आपको मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।